हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी है और इस कहानी में आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद्व दिखाया गया है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। कहानी में ये दो जुमले हैं। जुमले का अर्थ होता है तकिया कलाम। इन दो जुमलों को कहानी में प्रमुखता दी गई है और ये दोनों ही भाव कहानी के नायक यानी यशोधर बाबू, यशोधर पंत, उनके द्वंद्व के कारण हैं। कहानी के नायक यशोधर बाबू हर समय अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। जहां उन्हें अपने बच्चों की तरक्की से सुख मिलता है, वहीं वह ये भी अनुभव करते हैं कि खुशहाली कैसी भी हो, जो अपने में परायापन का भाव पैदा करती हो, ऐसी खुशहाली ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है कहानी का प्रारंभ होता है यशोधर बाबू जी से। वाई डी पंत उनके ऑफिस के अंदर एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वाई डी पंत, अर्थात यशोधर पंत। तो यशोधर पंत जो हैं वो सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। शाम के समय जब वे दफ्तर से निकलते हैं तब वो देखते हैं कि उनके कर्मचारी देरी के कारण चुपचाप बैठे हैं। चलते चलते उन्होंने अपने पूर्व परिचित किशनदा अर्थात कृष्णनंद, ये किशनदा जो हैं उनके गुरु कहें या उनके गॉडफादर कहे जा सकते हैं, जिनका पूरा नाम कृष्णनंद है, लेकिन इस पूरे पाठ में किशनदा के नाम से वे उन्हें बुलाते हैं। तो किशनदा की तरह वह भी कर्मचारियों से मनोरंजक बातें करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी तरह दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई लगती है। उनके दफ्तर में असिस्टेंट ग्रेड पर आए हुए नए कर्मचारी चड्ढा, जिसके रहन सहन वेशभूषा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उसने कहा कि क्या आपकी चूहेदानी यानी कि आपकी हाथ की घड़ी, क्या आपकी चूनेदानी सही समय बताती है? तो उसकी धृष्टता को वह अनदेखी करके उन्होंने कहा कि मेरी घड़ी बिल्कुल सही समय बताती है। तो उसने कुछ और धृष्ट होकर, मतलब उसने कुछ और ढीठ होकर उनकी कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़कर घड़ी की ओर देखा तथा कहा कि आप बाबा आदम के ज़माने की घड़ी को छोड़कर जापानी सस्ती व डिजिटल घड़ी ले लें, क्योंकि ये उनके ऊपर एक तरह से टिप्पणी की। उनकी घड़ी के ऊपर जो है उन्होंने एक टिप्पणी की कि आप जो है ये पुरानी घड़ी छोड़कर नई घड़ी खरीदें जो कि आजकल के ज़माने की हो। तो अब यशोधर बाबू ने कहा कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। इतनी पुरानी घड़ी होकर भी यह सही समय बता रही है, यही बहुत है। इस तरह से उन्होंने नहले पे दहला मारते हुए अपनी आदत के अनुसार हाथ को आगे बढ़ाया ताकि सुनने वाला जो है उनकी दाद देने के रूप में अपना हाथ उनके हाथ के साथ दे मारे। ये अक्सर होता है कि बहुत से यंग एज के जो बच्चे होते हैं वो भी शायद इस प्रकार से करते हैं कि जब एक हाथ आगे करता है तो दूसरा हाथ उसके ऊपर हाथ मारता है अपना, उसकी बात में सहमति देने के लिए। तो उन्होंने ये आदत जो है वो किशनदा से सीखी थी। जब किशनदा ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी परीक्षा जो है पास की, तभी वे दिल्ली आ गए थे। बहुत ही छोटी उम्र में थे जब उनके पिता का देहांत हो गया, तो उस समय में वे मैट्रिक पास की ही थी उन्होंने। तो मैट्रिक पास करते ही घर की जिम्मेदारी जो है पिता के न रहने पर वो यशोधर बाबू के ऊपर आ जाती है। इसलिए यशोधर बाबू जो है परीक्षा देते के साथ ही नौकरी पाने के लिए दिल्ली आ गए। अब सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र कम थी, इसलिए कवारे जो किशनदा थे जो कि दिल्ली में रहते थे और सरकारी अफसर थे, उन्होंने उन्हें अपने यहाँ पर रसोइया बनाकर रख लिया। किशनदा अन्य लोगों की भी सहायता करते थे। बाद में उन्हीं किशनदा ने यशोधर को अपने दफ्तर में अपने ही महंत के रूप में नौकरी दिला ली, यानी कि अपने ही नीचे अंडर एक कर्मचारी जो होते हैं वहाँ उसके लिए जो है
नौकरी का इंतज़ाम कर दिया। चड्ढा ने जब उनसे शादी की तारीख पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। संयोग से आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। तो ये पाठ का नाम भी क्या है? सिल्वर वेडिंग, अर्थात शादी की 25वीं सालगिरह को इंग्लिश में सिल्वर वेडिंग कहते हैं। तो ये सारी कहानी जो है 25वीं सालगिरह पर आधारित है। और ये 25वीं सालगिरह किनकी है? यशोधर बाबू की। तो उन्हें ध्यान आया कि अगर 6 फरवरी 1947 को उनका विवाह हुआ था तो उस हिसाब से तो उनकी शादी को आज 25 साल पूरे हो जाते हैं और आज उनकी 25वीं सालगिरह थी। और उसके बाद जो है उन्होंने चड्ढा द्वारा मांगने पर 10 रुपये पार्टी के लिए दे दिए। चड्ढा ने पूछा कि आज तो आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है, तो आज हम आपको वैसे नहीं जाने देंगे, तो 25वीं सालगिरह पर जो है आपको पार्टी देनी होगी। और 10 रुपये जो है उन्होंने चड्ढा के कहने पर निकाल कर दे दिए कि आप लोग पार्टी कर लें। परंतु उन्होंने कहा कि सालगिरह की प्रथा अंग्रेज़ों की होती है, हमारे यहाँ पर जो है सालगिरह की प्रथा नहीं मनाई जाती। तो इन पैसों से आप लोग चाय पी लीजिए, परंतु मुझे यहाँ खाने पीने के लिए विवश मत कीजिए। क्योंकि उनका एक तकिया कलाम था कि मुझे जो है इंसिस्ट ना किया जाए, क्योंकि मैं जो है समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। ये उनका जो है क्या था? तकिया कलाम था। तो समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ कि समहाउ मुझे ये सब चीज़ें जो हैं पसंद नहीं हैं और मुझे जो है ये अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए उसने 10 रुपये का नोट निकाल कर उनको दे दिया ताकि वो जो है अपने चाय पीने का इंतज़ाम कर सकें। उसके पश्चात जो है चड्ढा ने जो पार्टी के लिए 30 रुपये मांगे तो वह जानता था कि उनके बटुए में 100-150 रुपये तो पड़े ही रहते हैं। अब ये बात जो है उसको मालूम थी, इसलिए उन्होंने जो है उनसे और पैसे मांगने की कोशिश की। अब उनके जो बच्चे हैं यशोधर बाबू के, उनके बच्चे साइकिल पर दफ्तर जाने नहीं देते क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा कम होती है, और स्कूटर को वे स्वयं पसंद नहीं करते। कहने का अर्थ क्या है कि बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो उनको माता पिता के द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं वो पुरानी लगती हैं। तो इसलिए अब यशोधर बाबू जो हैं पहले साइकिल पर दफ्तर आया करते थे, लेकिन जब से बच्चों ने उन्हें टोका कि पिताजी आप जो है साइकिल पर जाते हुए अच्छे नहीं लगते, आप स्कूटर ले लीजिए, और स्कूटर चलाना जो है उन्हें पसंद नहीं है, ना तो उन्हें चलाना ही आता है और ना ही उन्हें स्कूटर जैसी चीज़ों पर का जो है इस्तेमाल करना ही आता है। तो इसलिए स्कूटर को वो स्वयं पसंद नहीं करते थे और कार का खर्च उठाने में वे असमर्थ थे। इसलिए पैदल ही वे क्या करते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए पैदल ही वो उस स्थान पर जो है अपने दफ्तर तक जाते हैं। उन्होंने 20 रुपये और दिए और वहाँ से चल दिए। वे चाय पानी गपशप आदि में समय को बर्बाद करने से बचते हैं। आजकल वे दफ्तर से लौटते समय बिरला मंदिर के उद्यान में प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, और प्रवचन सुनने या ध्यान लगाने से में जो है वो बैठते ज़रूर हैं, लेकिन किशनदा ने ही उन्हें यह बताया था कि सिद्धांतों के जो धनी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। अतः उनकी प्रवचन सुनने की आदत पर जो है जब उनकी पत्नी और उनके बच्चे विरोध प्रकट करते हैं तब उन्होंने उनकी बातों को भी अनसुना कर दिया। इसके बाद वे पहाड़गंज से सब्जी खरीदकर रात को 8 बजे घर पहुंचते हैं। आज उनकी निगाह उस क्वार्टर पर पड़ती है जिस क्वार्टर पर जो है उनका अपना घर हुआ करता था कभी, जिसमें जो है किशनदा भी उनके साथ रहा करते थे। अब उन क्वार्टरों को तोड़कर जो है 6 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं और जल्दी ही उनका क्वार्टर भी तोड़ दिया जाएगा। ये सरकारी क्वार्टर होते हैं और इन सरकारी क्वार्टरों में जो है वे लोग रहते हैं जो कि उस दफ्तर में काम करते हैं। अब पिछले कई सालों से, कई वर्षों से जो है यशोधर बाबू और उनके परिवार, उनके अपने सदस्य, घर के सदस्य यानी उनके पत्नी और बच्चे, उनके बीच में आपस में वैचारिक मतभेद होने लगा है। वैचारिक मतभेद मतलब विचारों में आपस में तालमेल नहीं बैठता। इसलिए
वे देर से घर लौटते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यदि वे घर जल्दी पहुंच जाएंगे तो पत्नी और बच्चों से बात करनी पड़ेगी और फिर किसी न किसी बात पर जो है आपस में झगड़ा होगा। इसलिए वो देर से घर लौटते हैं ताकि उन्हें किसी से बातचीत कम करनी पड़े। उनका एक साधारण सा बेटा है जो कि कंपनी में 1,500 रुपये कमा रहा है, जबकि उन्हें इतने सालों के बाद 1,500 रुपये मिलते हैं। अब प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में पैसा ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए बड़ी हैरानी होती है कि भी इतना कम पढ़ा लिखा कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही उनका बच्चा जो है होशियार रहा हो, और लेकिन फिर भी एक विज्ञापन कंपनी में वो 1,500 रुपये, उस समय में 1,500 की बहुत कीमत हुआ करती थी, तो 1,500 रुपये महीना कमा रहा है। 1,500 रुपये महीना बहुत बड़ी बात है। तो उनकी जो अपनी तनख्वाह है वो अब जाकर 1,500 रुपये हुई है। और छोटा बेटा, अब यशोधर बाबू के यहाँ पर 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में लग गया, जो उससे छोटा है वह IAS की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसका नाम एलाइड सर्विसेज में आ गया था, परंतु उसने तब नौकरी करने के स्थान पर दोबारा से IAS की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और एकमात्र उनकी बेटी भी विवाह न करके उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वे अपने बच्चों की उन्नति से प्रसन्न तो हैं, परंतु विरोध के कारण उनके मन में जो है परायेपन का भाव भी आ गया है। हालांकि बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं, इस बात से वो खुश तो हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे उनकी बातों का विरोध करते हैं, जिससे कि वे स्वयं अपने घर में परायापन सा महसूस करने लगे हैं। उनके बच्चे अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि आधुनिक हो गए हैं, और यह बात भी उन्हें कचोटती है, परंतु वे इसे नई पीढ़ी की सोच मानकर स्वयं को दिलासा दे देते हैं। उनकी पत्नी आज भी उन्हें इस बात का ताना देती है कि शादी के बाद से ही उन्होंने कभी भी पत्नी का पक्ष नहीं लिया। उन्हीं के घर में उनकी जेठानी का राज चलता रहा, अतः वह भी अपने आधुनिक बच्चों का ही पक्ष लेती है। और जहाँ पर जो है पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, लेकिन वह अपने पति यानी कि यशोधर बाबू के विचारों से सहमत नहीं होती और हर समय किसका साथ देना चाहती हैं? अपने बच्चों का साथ देती हैं। अब इस पर उनकी जो पत्नी है अब बुढ़ापे में है, लेकिन बुढ़ापे में भी आधुनिक युवतियों जैसा फैशन करने लगी है, क्योंकि आधुनिकता का रंग जो है वो यशोधर बाबू की पत्नी पर भी चढ़ चुका है। वे उसकी इन बातों को अनदेखी करते हैं, परंतु वह ये भी जानते हैं कि इससे वे स्वयं तमाशा बन रहे हैं, क्योंकि पत्नी उनकी बात सुनना नहीं चाहती और वो हर बात में उन्हें जो है जवाब देती है आगे से। तो उनको ऐसा लगता है यशोधर बाबू को कि अगर वे पत्नी को कुछ भी कहेंगे, किसी भी विषय में कहेंगे कि वो इस प्रकार के कपड़े ना पहना करे या इस प्रकार से फैशन ना किया करे, तो उल्टे उसे ही सुनना पड़ेगा, उसका अपना ही तमाशा बनेगा। इसलिए यशोधर बाबू जो हैं अपने आप का तमाशा बनाना नहीं चाहते, इसलिए वह इन बातों को अनदेखी करते हैं। उन्होंने किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर सोचा कि यदि मैं भी उनकी तरह कंवारा रहता तो कितना अच्छा रहता, परंतु तभी उन्हें याद आता है कि रिटायरमेंट के बाद किशनदा को किसी ने भी अपने यहाँ जगह नहीं दी थी, क्योंकि जब से यशोधर बाबू ने किशनदा को देखा था तो किशनदा को अकेले ही देखा। उनके ना तो परिवार में कोई था, रिश्तेदार थे, परंतु वो बहुत दूर दूर रहते थे। अपना परिवार यानी कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इस प्रकार से उनकी कोई भी परिवार में सदस्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की थी और कंवारे थे वो। तो इसलिए उनको याद आता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है किशनदा ने जहाँ पर सभी को अपना यहाँ आश्रय दिया था, लेकिन किशनदा को जो है उनके नौकरी से छूट जाने के बाद किसी ने अपने यहाँ जगह नहीं दी, क्योंकि हर कोई अपने अपने जो है फैमिली में अपने अपने परिवार में मस्त था। उनके साथ 3 परिवार उन्हीं के क्वार्टर में रहते थे, अतः किशनदा गांव चले गए, परंतु 1 साल के भीतर ही वे मर गए। जब उन्होंने किसी परिचित से उनकी मृत्यु का कारण पूछा, यानी यशोधर बाबू ने जब उनके किसी परिचित से उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने जवाब दिया कि जो हुआ होगा। अर्थात वे ये जानते थे कि मनुष्य के जीवन में बच्चे भी बहुत आवश्यक हैं और उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई सुख भी नहीं देंगे।
यशोधर बाबू का को जो है ये बड़ा अटपटा सी भी बात लगी कि किशन-दा के बारे में जब उन्होंने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने, उनके परिवार के व्यक्ति ने जवाब दिया कि जो हुआ होगा, अर्थात किसी को पता ही नहीं था कि क्या हुआ होगा। इसलिए यशोधर बाबू कहते हैं कि अच्छा है परिवार होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बच्चे भी होने ज़रूरी हैं। भाई परिवार में कोई तो हो जिसे ये पता हो कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई या वो क्या परेशानी लिए घूम रहा था। तो इसलिए उनको लगता है कि बच्चे भी आवश्यक हैं और उनके बच्चे जो हैं उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई सुख तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी होने चाहिए। किशन-दा उन्हें बताया करते थे कि गधा पच्चीसी का अर्थ होता है युवावस्था, यानी कि युवावस्था में सभी लोग खुराफात करते हैं। खुराफात का मतलब क्या होता है, यानी कि सभी लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार से अपने अपने जवानी के दिनों में शरारतें करते हैं। तो किशन-दा उन्हें बताते हैं कि जब वो युवा थे तो वो भी किसी ऐसी जो हैं शरारतें किया करते थे कि पूछो मत। अब यशोधर बाबू जो हैं यही बात अपने बच्चों को बताते हैं कि जब तक बाप है तब तक बेटा मौज कर सकता है, यानी कि बाप जो है वो सारी जिम्मेदारी उठाकर बैठा होता है। इसलिए बाप के सिर पर जो है व्यक्ति अपनी हर प्रकार से मौज मस्ती कर सकता है, लेकिन यदि बाप सिर पर नहीं है तो मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी को समय से पहले ही निभाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी ये बातें जो हैं वो बच्चों से कहते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इस बात से चिढ़ जाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उनके जो है उनसे कहीं अधिक व्यवहारिक हैं। उनके बच्चे उन्हें इस बात पर भी ताना देते थे कि उन्होंने दिल्ली में फ्लैट के लिए पैसे नहीं भरे, परंतु उन्होंने उन्हें किशन-दा की यह बात याद दिलाई कि मूर्ख लोग घर बनवाते हैं, सयाने जो हैं उनमें रहते हैं। यानी यशोधर बाबू ने कभी किशन-दा के मुंह से ये बात सुनी होगी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो घर बनाते हैं और सयाने जो होते हैं वो उनमें रहते हैं, अर्थात किराए पर रहना बिल्कुल सही है। अतः उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गांव में पुश्तैनी मकान में रहने का निश्चय कर रखा था। वे ये भी सोचते थे कि उनके बाद उनका बेटा जब सरकारी नौकरी में आ जाएगा तब वे भी उसी क्वार्टर में उसके नाम से रह लेंगे और क्वार्टर जो है उसके नाम हो जाएगा। परंतु उनकी पत्नी उनके इस विचार से सहमत नहीं थी। वे उनकी बातों, उनके तर्कों का विरोध करके नकली सी हंसी हंस देते हैं। अचानक उन्हें ध्यान आया कि आज भी उनका ध्यान प्रवचन की ओर नहीं होकर परिवार की ओर था। अब प्रवचन सुनने के लिए वो बिरला मंदिर तो हर रोज़ जाया करते थे। बिरला मंदिर में प्रवचन की ओर जो है उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उनका ध्यान था घर परिवार की बातों में। तो ये वहीं बैठे बैठे जो हैं ये सब बातें सोच रहे हैं, कभी किशन-दा के बारे में, कभी अपने पत्नी के बारे में और कभी अपने बच्चों के बारे में। वे किशन-दा के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं। वे कहा करते थे कि नई पीढ़ी के लोगों को सब कुछ सौंपकर निश्चिंत हो जाओ। यदि बच्चे सलाह मांगे तो ठीक और ना मांगे तो ठीक। उन्होंने फिर से स्वयं को झिड़का, अपने आप को याद दिलाया कि अपना ध्यान जो है वो प्रवचन में लगाएं, क्योंकि एक जगह पर बैठे बैठे जो प्रवचन सुन रहे थे तो उस प्रवचन में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। और जब प्रवचन में उन्हें जनार्दन शब्द सुनाई दिया, सुनते हुए जैसे ही जनार्दन शब्द उन्होंने सुना तो उन्हें याद आया कि उन्हें जो है अपने बीमार जीजा जनार्दन को देखने अहमदाबाद जाना है। ये जनार्दन जो है वैसे तो प्रवचन के अंदर जो गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे उन्होंने जनार्दन ये शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किया था कि ईश्वर को भी जनार्दन कहा जाता है, लेकिन उनके यशोधर बाबू के जीजा जी का नाम भी जो है जनार्दन होता है, जो कि बीमार चल रहे हैं। तो उन्हें अपने बीमार जीजा जनार्दन को देखने अहमदाबाद जाना है। ये शब्द सुनते के साथ ही ये बात उनको याद आई। परंतु उनकी पत्नी व उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने में काफ़ी रुपए खर्च हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि अब संयुक्त परिवार बिखर रहा है। एक दिन उनके बेटे ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पिताजी, मैं बुआ जी के पास भेजने के लिए पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास उन्हें भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। तब उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है अभी कि वह 100 रुपये उधार ले सकें। जब भी यशोधर बाबू जो हैं अपना कोई प्रिय जुमला हमारा तो साहब किशन-दा, जो हमारा साहब का मतलब किशन-दा से है कि हमारा तो साहब ही ऐसा ठहरा, यानी कि किशन-दा ही ऐसे ठहरे, कहते तो उनकी पत्नी चिढ़ जाती है ये बात।
वह कहती है कि यशोधर बाबू ने वास्तव में कुछ नहीं देखा। माँ बाप के मरने के बाद जो है बुआ के घर रहने लगे थे, यहाँ दिल्ली आकर कवारे किशनदा के पास रहने लगे थे। यदि वे भी गृहस्थी में होते तो आज यशोधर बाबू को रीति रिवाजों का पता चलता। वे उनसे कहते हैं कि तुमने किशनदा का बुढ़ापा ओढ़ लिया है, वरना पहले तो तुम जो है गीत गज़लें गाया करते थे। उसने कहा कि जिस प्रकार से किशनदा जो है बूढ़े रहे और बुढ़ापे में आकर व्यक्ति जो है वो पुरानी परंपराओं को ही अपने आसपास जो है उसकी चादर को ओढ़े रहता है, उसी प्रकार उसने कहा कि तुमने किशनदा का बुढ़ापा ओढ़ लिया है, वरना जब तुम जवानी में थे तब तुम गज़लें और गाने भी गाते थे। और उसे याद आया पत्नी को कि फिल्में भी देखा करते थे। तो यशोधर बाबू जो हैं वो अपने परिवर्तन की बात तो स्वीकार करते हैं, परंतु साथ ही वह कह भी देते हैं कि तुमने भी बिना बाजू के जो ये ब्लाउज, ऊंची हील की जो सैंडल आदि पहनना शुरू कर दिया है। मैं तो तुम्हें किसी परिवर्तन के लिए टोकता नहीं हूँ। तो कहते तो फिर तुम मुझे क्यों टोकती हो। अब ये बातें जो हैं सोचकर वो अपनी पत्नी को चिढ़ाते हैं और उसे कहते हैं। यशोधर बाबू जब भी धार्मिक प्रवचन सुनते या ईश्वर की ओर ध्यान लगाने की कोशिश करते, तभी वे परिवार की चिंता में लीन हो जाते थे और वे सोचते थे कि ध्यान, साधना, वानप्रस्थ ये सब रिटायरमेंट के बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक इंसान जो है घर गृहस्थी में होता है तब तक जो है वो ईश्वर को नहीं साध सकता है, ईश्वर की साधना में नहीं लग सकता। तो ये जो ध्यान साधना करने का जो समय है ना, ये समय तो रिटायरमेंट के बाद का ही है, जब इंसान सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। तो उन्हें याद आया कि वे जब तक किशनदा क्वार्टर में रहे तब तक जो है वे हर दूसरी शाम को उनसे मिलने जाते। वे भी सुबह शाम सैर से लौटते समय यशोधर बाबू के क्वार्टर में झांककर उनसे जो है उन्हें सैर करने के प्रति सचेत करते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब किशनदा ही उन्हें सुबह की सैर के लिए ले जाते थे। आज भी उनकी आंखों में किशनदा बाबू की वही छवि बसी हुई है, जिसमें कि वो कुर्ता पजामा पहने हुए, ऊनी गाउन पहने हुए जो हैं वो उनके सामने खड़े हैं। सिर पर उन्होंने गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ पहनकर सैर के लिए जाते थे। किशनदा के चले जाने के बाद भी यशोधर बाबू ने उनकी अनेक परंपराओं को बनाए रखा, यानी कि जैसा उनका चलना था, खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन, बातें करना, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें जैसे विरासत में मिल गई थी। यशोधर बाबू को किशनदा से ये सब चीज़ें विरासत में जैसे मिल गई हों, इस प्रकार से यशोधर बाबू ने उनकी इन परंपराओं को आगे भी जारी रखा। जैसे रामलीला की तालीम के लिए अपना कमरा देना, उनकी पत्नी व बच्चे शोर व खर्च का ध्यान में रखकर उनकी इन परंपराओं का विरोध भी करते थे, लेकिन वह भी अब इन आयोजनों का कोई महत्व जो है, वैसे भी अब उसने देखा यशोधर बाबू ने कि इन आयोजनों का अब कोई महत्व रह भी नहीं गया है। लोगों के अंदर वो क्रेज़ नहीं है, लोगों के अंदर वो बातें नहीं रह गई हैं कि जो होनी चाहिए। अब यशोधर बाबू मन से चाहते थे कि उन्हें परिवार में जो है बुजुर्ग का सम्मान मिले, बच्चे उनका आदर करें, वे उनकी सलाह लें जैसे वे किशनदा से सलाह लिया करते थे। अनुभव का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जिसके पास होता है, जीवन का अनुभव जिसके पास होता है, वही आने वाले संतान को या बच्चों को जो है उस अपने अनुभव के आधार पर जो है शिक्षा दे सकता है। परंतु उनके बच्चे जो हैं उनसे कोई सलाह नहीं लेते। प्रवचन सुनने के बाद वे सब्जी मंडी चले गए। वहाँ उन्हें याद आया कि एक बार उनके बड़े बेटे ने कहा था कि आप बाजार के ये काम ना करें, हम सभी भाई ये काम कर देंगे। परंतु जब भी वे उनसे कुछ काम कहते तो घर में कोहराम मच जाता और घर में जो है वे सब के सब जो हैं क्या करते थे, उन्हें किसी न किसी बात पर जो है आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते थे। बाद में उनका बड़ा बेटा नौकर रखने के लिए सलाह देते हुए कहता है कि उसका वेतन जो है मैं दे दिया करूँगा, अर्थात अगर घर में नौकर रख लिया जाए तो उसकी जो तनख्वाह है नौकर की वो मैं दे दूँगा। उन्हें ये भी बुरा लगता है कि बड़ा बेटा अपना वेतन पिता को नहीं देता, वह अपनी मर्जी से ही टीवी, कारपेट, डबल बेड आदि चीज़ें खरीद लाता है। वह हर बार यही कहता है, खबरदार इसे हाथ मत लगाना। इस तरह जो है यशोधर बाबू के सारे बातों पर जो है उसका अधिकार हो गया, सारे क्वार्टर पर उसका अधिकार हो गया। वे अपनी पत्नी को समझने का प्रयास करते हैं तो वह उनकी सलाह को भी अनसुना कर देती हैं। अपनी पत्नी को भी समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें जो है बच्चों का साथ इस प्रकार नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भी उसकी बातों को
ध्यान नहीं देती है। शाम को सब्ज़ी खरीद कर अब जो हैं वो जाते हैं जब सब्ज़ी खरीदने, तो जब शाम को सब्ज़ी खरीद कर यशोधर बाबू अपने क्वार्टर में आ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके क्वार्टर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के साथ कुछ स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिलें भी थी। बाहर रंगीन झालरें लटकी हुई थी। उनका बड़ा बेटा भूषण जो है कार में बैठे एक व्यक्ति से हाथ मिला रहा था। यह देखकर वे ठिठक गए। उन्होंने देखा कि बरामदे में उनकी पत्नी व उनकी बेटी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। बेटी ने बिना बाजू का टॉप पहना है और जीन्स पहनी हुई है, जीन्स की पैंट पहनी हुई है। उनके विरोध करने पर भी उनकी पत्नी बेटी का ही पक्ष लेती है और ये सब देखकर वह अंधेरे में दुबक जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ रिश्तेदार व पुत्र पुत्रियों के मित्र अभी भी पार्टी का मज़ा ले रहे हैं। उनके बड़े बेटे जो किशन दा के जो बड़े बेटे हैं, उनके भूषण जो हैं, यशोधर बाबू के बड़े बेटे, उसने अपने पिता को झिड़की सी लगाई, यानी कि डांट लगाई कि देर से क्यों आए हैं आप, ये भी कोई समय है आने का। देर से आने की शिकायत करते हैं जब उन्होंने इस पार्टी का कारण पूछा तो उनके भांजा जो है, जिसका नाम चंद्रदत्त है, उसने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1500 रुपये कमाने लगा है तभी से यहाँ सिल्वर वेडिंग की पार्टी होने लगी है। अब ये बात जो है उन्हें हजम नहीं होती यशोधर बाबू को। अब वो यशोधर बाबू को जब ये इस प्रकार से देखते हैं, यशोधर बाबू जो हैं वो इस प्रकार से देखते हैं अपने आसपास और लोगों को, तो वो अपने बेटों से वो जो है कुछ शिकायतें करते हैं, होती हैं लेकिन मन में रखते हैं। कहते हैं कि भले ही यशोधर बाबू को अपने बेटों से शिकायतें हैं परंतु उन्हें खुशी भी है कि लोग उनकी तरक्की से ईर्ष्या भी करते हैं। वे बेटों के द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं को यथा फ्रिज, टीवी आदि का विरोध करते हैं, परंतु उन्हें उस समय प्रसन्नता होती है जब लोग उनके घर में फ्रिज का ठंडा पानी पीकर स्वयं को धन्य मानते हैं। आज भी यह सोचकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं आए, आज उसी के विवाह की 25वीं सालगिरह में 4 तरह की मिठाई, नमकीन आदि मौजूद हैं। यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई ने उन्हें बताया कि मुझे भी आपकी शादी की सालगिरह की जो बात है वो आज ही याद आई। तब मैंने भूषण को बताया और उसने इस पार्टी का इंतज़ाम कर दिया। उन्हें गिरीश पसंद नहीं था। वे अपने बेटों की आदतों के लिए उसे ही दोषी मानते हैं, परंतु उनकी पत्नी उसकी ये बात सुनकर उन पर बरस पड़ती है, क्योंकि गिरीश जो है वो उनकी पत्नी का भाई है, अर्थात यशोधर बाबू का साला है। तो उसे लगता है कि ये सब बातें जो हैं ये सब इसके कारण से हुआ है। जब भूषण ने अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया और तो जो है उन्होंने बड़े ही विलायती अंदाज में उनका अभिवादन किया। उन्हें याद आया कि किशनदा कहा करते थे कि मनुष्य को सब कुछ सीखना चाहिए परंतु अपनी असलियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब उनके बच्चों ने जो है उन्हें पत्नी के साथ केक काटने के लिए कहा तो एक साथ खड़े होने के लिए आग्रह किया तो वे झेंप गए। फिर भी उन्होंने केक तो काट दिया परंतु उन्होंने उसे खाया नहीं क्योंकि उसमें अंडा होता है। ये कहकर उन्होंने मना कर दिया कि इसमें अंडा है इसलिए मैं ये केक नहीं खाऊंगा। अब इसके पश्चात फिर भी उन्होंने जब केक तो काट लिया और यहाँ तक कि लड्डू को भी जो है उसको ज़बरदस्ती उनके मुंह में डाला गया तो उसे भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अभी तक संध्या की पूजा पाठ नहीं की थी। उन्होंने सभी लोगों को खाना खाने की बात कही और स्वयं पूजा पाठ करने के लिए चले गए। आज वे काफ़ी समय तक पूजा पाठ में लगे रहे। पूजा करने के समय जो है उन्होंने कहा अपने बच्चों से कि मैं कुछ समय जो है पूजा पाठ में लगाऊंगा। तो आज वे जो हैं काफ़ी समय तक पूजा पाठ में लगे रहे। उन्हें यहाँ भी किशनदा दिखाई दे रहे थे, अर्थात पूजा करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद करते हुए भी उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। तो जिनसे कि वो अपने अंदर ही आंखें बंद किए बातें कर रहे हैं। किशनदा से वे आंखें बंद किए हुए पूछने लगे कि आप जो हुआ होगा से कैसे मरे। अब उसे जो है आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये जो हुआ होगा क्या था जिसकी वजह से किशनदा मर गए। उन्होंने कहा कि सभी लोग इसी से मरते हैं, अर्थात किसी को पता थोड़ी होता है कि कोई जो है किस वजह से मर रहा है। अर्थात जिस व्यक्ति के
भीतर जो है जो अकेलापन होता है वही चीज़ उसे जो है मार देती है। तो किशनदा जो है उसे बता रहे हैं कि जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वे सब इसी से ही मरते हैं। यशोधर बाबू अकेलेपन पर उनसे और बातें करना चाहते हैं ताकि वे अकेलेपन को अच्छी तरह समझ सकें, परंतु तभी उनकी पत्नी ने वहां पहुंचकर जो है उन्हें झिड़की लगाई और उन्हें कहा कि रिश्तेदारों को छोड़कर जो है सभी मेहमान जा चुके हैं, अब तो आ जाइए। तो जब उन्हें ये पता चला कि रिश्तेदारों को छोड़कर सभी मेहमान चले गए हैं तो वे अपने लाल गमछा को डालकर कमरे में पहुंचे। अब उनकी बेटी ने उनकी इस आदत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी तरह ये जीन्स पहननी तो आती नहीं। उनके बेटे भूषण ने एक पैकेट खोलने के लिए उनसे कहा जिसमें कि उनके लिए उपहार था। उनके बड़े से पैकेट में ऊनी ड्रेसिंग गाउन निकला। उन्होंने कहा कि आप सवेरे दूध लेने के लिए जाते हैं ना पिताजी, तो आप जो है ये पहन कर जाइएगा। और उनकी बेटी उनके कुर्ता पजामा को उठा लाई। उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली थी कि वे अब कुर्ते पजामे पर यह गाउन पहन कर जाया करेंगी। अब उनकी आंखों में नमी थी, परंतु ये कहना मुश्किल था कि यह नमी किस लिए थी। शायद इसलिए कि उनके बेटे ने यह तो कहा था कि पिताजी आप यह गाउन पहनकर दूध लेने जाना, परंतु ये नहीं कहा कि आज से मैं दूध लाया करूँगा। या फिर शायद इसलिए कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। कहने का अर्थ क्या है कि यशोधर बाबू के भीतर जो है कहीं ना कहीं किशनदा जो है वो जड़ जमाए बैठे हुए हैं और उन्हें जो है आजकल की आधुनिकता पसंद नहीं है। वे उसी ढर्रे पर चले हुए व्यक्ति हैं, वही पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, आदर्श व्यक्ति हैं। नई पीढ़ी के विचारों से उनका जो है मत कहीं पर भी नहीं मिलता, उन्हें वे अपनाना भी उचित नहीं समझते हैं। तो कहते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो पुरानी चीज़ें जो हैं अच्छी होती हैं। इस संसार में जो है हर चीज़ जो है वो समय के परिवर्तन के साथ बदलती है, लेकिन और उसके साथ हमें भी बदलना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो है ये चीज़ें जो हैं अपने उसूलों, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भी ठेस पहुंचा जाती हैं। तो व्यक्ति को जो है हमेशा अपने पुरातन और अपनी आधुनिकता इन दोनों को ही साथ साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो भी हमें यही सिखाती है कि व्यक्ति के अंदर जो है परोपकार, उदारता, सहनशीलता होनी चाहिए, एक त्याग की भावना होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये भी सिखाती है कि समय के साथ साथ जो है हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो बेटा बच्चों ये था आपका पाठ सिल्वर वेडिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। आप में से किसी भी बच्चे को इस पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और किसी और प्रकार का आप जो है अपने पढ़ाई से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।